कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था 18 जून को, उसका पेपर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो पेपर है उसमें आपका डीआई देखने को मिल रहा है। और ये देखिए डीआई बहुत ही ज़्यादा आसान, एकदम बच्चा वाला डीआई पूछा हुआ है। तो इसका पहला का आंसर आपका 3 हो जाएगा। सॉरी, पहला का आंसर 3 हो जाएगा। अब वो बताती हूँ मैं कैसे। ये देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि यदि सभी शहर ए से एफ को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, तो उसी वर्ष ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी, ये पूछा गया है। तो ये सब को अगर हम जोड़ते हैं तो बोल रहा है 50,000 थी, यानी कि ये इस पूरा को जोड़ने पे ये मेरा आ जाएगा 100%। तो 100% इक्वल टू कितना है मेरा 50,000। 100% इक्वल टू मेरा 50,000 है। तो अब बोल रहा है कि कितना, मतलब 2023 के बारे में पूछा है। 2023 में पूछ रहा है कि ठीक ठीक कितना की संख्या जो है वो 7400 से अधिक होगी। तो यहाँ पे हम यहीं पे आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे कि देखिए अगर मेरा ये 50,000 मेरा 100% है तो हम एक एक को करके देख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मेरा 15% आता है। ठीक, 15% आता है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 15 बचे 75 आ जाएगा। ठीक, और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि मेरा आ गया 7500 आ गया, जो कि 7400 से अधिक। तो एक तो मेरा ऐसे ही हो गया। तो अगर हम ये एक समझ गए कि 15% ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 16 भी ज़्यादा होगा 7400 से, 28 भी ज़्यादा होगा और 22 भी ज़्यादा होगा। लेकिन 15% से अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो मेरा 7400 से कम आ जाएगा। तो ये 10 और 9% तो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमको डायरेक्ट आंसर देखने एक निकालेंगे और सब पता चल गया। तो कितना ज़्यादा हो गया, 1 2 3 और 1 4, 4 मेरा ज़्यादा हो गया 50, ये 7400 से 4 मेरा ज़्यादा आ रहा है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि सभी 6 शहरों ए से एफ से पाठकों की कुल संख्या 2019 और 23 में क्रमशः 4.3 लाख, तो ये 2019 का 4.3 हो जाएगा, 2023 का 5.7 हो जाएगा। तो शहर बी और सी से पाठकों की संख्या 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। मतलब 2019 में कितना था और 2023 में, तो इसका आंसर 1.175 हो जाएगा। बोलिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता के भी बता दूंगी, बना के बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन ठीक से आया नहीं है। थर्ड का क्वेश्चन है कि यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या से अनुपात 2:5 थी, तो सभी शहरों से पाठकों की संख्या, तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। इसमें दिख नहीं रहा है, हो सकता है थोड़ा सा पेज मिस्टेक हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 4 नंबर क्वेश्चन। आप कहिएगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। और ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 2019 व 2023 में शहर डी से पाठकों की कुल संख्या क्रमशः 77,400 व 1,14,000 थी, तो एफ में पाठकों की 2023 की संख्या और 2019 की संख्या, तो ये आपका 2 हो जाएगा, 27,200 हो जाएगा इसका आंसर। और पांचवा का आंसर आपका 51.5% हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सामने में बना के बता दूंगी, क्योंकि ये सारा मैंने सॉल्व किया है। यही कारण था कि वीडियो में थोड़ा सा लेट ले पाई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रही थी। बट अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि इसको डाल ही देती हूँ। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। 51.5% सब मैंने सॉल्व किया है, तब मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोग के लिए टफ हो, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर की भाषा में इसको लिखा गया है। तो इसका CF से अगर आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। CF ये बिफोर का होता है, सॉरी तुलना वाला होता है। तो C का आपका 4 हो जाएगा। C का कंपेयर ये हो जाएगा, C से कंपेयर। तो C का 4 एक ही में मिल रहा था। 1 मिनट, और मैंने अभी डिजिटल पेन लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होता था पढ़ाने में आप लोगों को, कुछ भी समझाने में तो लिख नहीं पाती थी मैं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल पेन लिया है। और थोड़ा मुझे दिक्कत है अभी इसको ठीक से करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ये 2 नंबर, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं होती है। देखिए, तो सबसे पहले आप
क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ बार बार कि आप इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने से ही समझ में आएगी। तो क्या बोल रहा है, फोटो केमिकल स्मॉग। तो फोटो में सबसे पहले तो जो फोटोसिंथेसिस वगैरह से अगर हम पढ़े हों बचपन में तो उसी से हम समझ लेते हैं वो किस में होता है, सनलाइट में। तो यहाँ पे जब भी फोटो की बात होगी तो सनलाइट मेरा तो होगा ही, यानी कि सूर्य का प्रकाश एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सूर्य का प्रकाश देखिएगा तीनों में है। उसके बाद हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेरा होता ही है। स्मॉग जो हम कहते हैं, मतलब जो कोहरा होता है उसमें क्या धूल कण मिले होते हैं तभी तो वो स्मॉग बन जाता है ना। तो NO2 होगा मेरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, और फिर आपका वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हो गए। तो इसका आंसर B, D और E हो जाएगा। ये होगा, ये होगा और ये हो गया। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, VOCs, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों मिलने से मेरा स्मॉग बनता है। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाए हुए थे जो पेपर 1 का सीरीज में कर रही थी उसमें। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा होगा तो आप लोग को डेफिनेटली याद होगा। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई, मुझे थोड़ा सा इसमें समझ में भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी पहली बार ये डिजिटल पेन यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां नंबर है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें आपका B और C सही हो जाएगा। ये भी बोलिएगा तो मैं आपको बना के दिखा दूँगी। अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा तर्क दोष निहित है। फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया। देखिए हिंदी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इंग्लिश वाला पढ़ के देखते हैं। पीपल विथ केस ऑफ फ्लू शुड बी केप्ट इन क्वारंटीन बिकॉज इट हैज़ नेवर बीन डिस्प्रूवन एज द बेस्ट मीन ऑफ कीपिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये अपील टू इग्नोरेंस हो जाएगा इसका, यानी कि पाराज्ञानामूलक युक्ति हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं आंसर। ये आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है कि एक मोटर नाव नदी की धारा की दिशा में कतिपय दूरी को 5 घंटे में तय करती है किंतु आरंभिक बिंदु तक नदी की धारा की विपरीत दिशा में लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। तो इसका आंसर 44 किलोमीटर है। अगर आप बोलिएगा तो मैं बना के आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम वंचित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वीकार्य है। तो देखिए आप यहाँ से भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है अनुभव, तो यहाँ से अनुभववाद हो जाएगा। कुछ चीज़ें होते हैं जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के पढ़नी है और ज़रूरी नहीं है कि सारा चीज़ आपने पढ़ा ही हुआ, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है वहाँ पे। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप आंसर को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें कीवर्ड छुपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन गैर तकनीकी परा स्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय कोऑर्डिनेटर है। तो ये आपका UGC जो होता है ना, ये आपका टेक्निकल नहीं होता है। जो मतलब जो आर्ट सब्जेक्ट से जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसका सब्जेक्ट ये UGC पढ़ाता है, यही चीज़ इसमें कहा गया है। अगर हम पहले वाले को देखते हैं AICT, तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है, मतलब टेक्निकल होता है। फिर NITT ये टीचर ट्रेनिंग वालों के लिए होता है, और NCERT जो होता है वो स्कूल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। UGC जो है वह आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का देता है जो आर्ट्स सब्जेक्ट से मतलब नॉन टेक्निकल होते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके प्रीवियस ईयर वाले सीरीज में करवाया था और मैंने खुद भी वहीं से पढ़ा है ये सारी चीज़, तभी मैं आपको ये करवा पा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपको मैच करने वाला था 13 नंबर। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब आप लोग के लिए तो पता नहीं बट मेरे लिए आसान था क्योंकि हम लोग ये साइंस वाले में पढ़ते हैं, लाइक जी के GS में पढ़ते हैं। तो लीलावती क्या है, लीलावती ये भास्कराचार्य की है लीलावती। फिर योग सूत्र सबने पढ़ा होगा, पतंजलि होता है। न्याय सूत्र गौतम होता है। और अर्थशास्त्र सब लोग जानते हैं, चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका A1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POPs। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है, POPs का फुल फॉर्म परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो इसका सबसे सिंपल फंडा है, आपको अगर मतलब बट्टा में दिया हो और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबके ऊपर आपको 0 बैठा देना है। ठीक, 0 बैठा देना है सबके ऊपर।
और तब आपको नीचे वाले वैल्यू से इसको काटना है, नीचे वाले से काटने में, क्योंकि अगर 6 को आप डायरेक्ट 7 से काटिएगा तो आपको काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे आप 0 बैठाएंगे ना तो आपको काटने में आसानी होगी। और इसको जब काट के देखिएगा तो इसका आपका आंसर आ जाएगा CBAD। बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे छोटा कौन सा है, 8.42 है, उससे बड़ा 8.46 है, फिर 5 है और फिर 6 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मैच करना है, तो इसमें भी मैं कहूँगी कि आपको इंग्लिश वाला पढ़ के ही मैच करिएगा, क्योंकि हिंदी में आप उलझ जाइएगा। पहला है टू इनपुट वॉइस ओवर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। तो वॉइस ओवर सबको ये आजकल सोशल मीडिया यूज़ करता है या फिर ब्लॉग वगैरह या कुछ भी तो बनाती होंगे, तो आपको पता है वॉइस ओवर करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है, माइक्रोफोन। टू इनपुट अ पिन, पिन डालने के लिए हम क्या करते हैं, तो नंबर पैड होना चाहिए। पिन किससे डालते हैं, नंबर पैड से डालते हैं। टू सेलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम अ मेन्यू, क्या करते हैं, माउस से हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और टू ऑपरेट अ फ्लाइट सिम्युलेटर, तो जॉय स्टिक से। तो अगर आपको दो भी पता होता है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, देखेंगे कि अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू अ एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन कॉल्ड, इसको मॉडेम कहते हैं। मॉडेम क्या होता है, संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप एनालॉग में रूपांतरित करने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, तो इसको मॉडियम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, इसको आपको मैच करना था। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, अगर आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर तो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन वहीं से पढ़ा था, आपको इसके लिए तो पढ़ना ही नहीं था कुछ भी अलग से पेपर 1 के लिए। तो शोध सिंधु आपको देखिए, सपोज अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से ना, आप इंग्लिश वाला वर्ड पढ़िए और इधर देखिए, तो FOSSE आपको यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, F से शुरू हो रहा है ना, फाइबर, फ्री लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, डायरेक्ट ये मिल गया आपका। आपको कुछ भी नहीं पता है आप छोड़ दीजिए कि शोध सिंधु क्या होता है, शोध गंगोत्री क्या होता है, शोध शुद्धि क्या होता है, नहीं पता है ना कुछ भी, डायरेक्ट ये देखिए FOSSE का क्या है, तो फ्री लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन है ना। तो डी का आपका 2 मैच कर गया। डी से अगर हम 2 मैच कर देते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में एक में ही है बस, डी से 2 एक में ही है, तो आपका डायरेक्ट ये आंसर हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, तो आप पढ़ लीजिए कि ए का शोध सिंधु किसको कहते हैं, शोध सिंधु ई संसाधनों को विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों तक पहुंच प्रदान करता है, कौन, तो शोध सिंधु। इसके ऊपर हम डिस्कस भी किए थे जब मैं आपको ये करवा रही थी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो इसमें हमने इस पर डिस्कस किया था। शोध गंगोत्री क्या होता है, तो 1 भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध विषयों को संक्षेप में की जो मेजबानी करता है वो शोध गंगोत्री होता है। और शोध सिद्धि जो भी आप करते हैं उसमें जो भी अकादमिक जो लेखा जोखा होता है उसमें उसका जो भी मौलिकता है, चोरी वगैरह जो पिलग्रिमेज वाला होता है उसको जांच करता है ये शोध सिद्धि। सपोज़ कि आप कुछ थीसिस लिख रहे हैं लेकिन आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, मतलब चुरा के कुछ भी लिख दिया, तो ये शोध सिद्धू पे डाल के शोध शुद्धि पे डाल के जो यूनिवर्सिटी वाले हो डायरेक्ट चेक कर लेंगे और पता चल जाए कि आपने ये कंटेंट किसी और का चोरी करके लिखा है। तो इसके भी बारे में आपको जानना है, और इसमें कुछ फ़ाइन वगैरह भी है, वो भी मैंने बताया था उस वीडियो में आपको, आप देख लीजिए जाके प्रीवियस ईयर के वीडियोस। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगेन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपको क्वेश्चन आप पढ़ लिया, आपका हिंदी नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश वाला पढ़िए। व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल इट इज़ नन एज, क्या हुआ, तो इसको प्रमोटिव रोल कहते हैं। प्रमोटिव क्या बोलते हैं, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, उस ग्रुप को अपने गोल तक पहुंचने के लिए जब आप उसका हेल्प करते हैं, मतलब आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोटिव गोल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बोटन स्ट्रीम का ही क्वेश्चन है कि स्थिर जल में किसी नाव की गति 5 किलोमीटर घंटा है और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता और आरंभिक बिंदु तक वापस आता है, तो उसके द्वारा लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, यहीं पे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अगर आप लोग रेडी हैं तो। देखिए क्या बोल रहा है कि एक जल में नाव की गति 5 किलोमीटर, नाव की गति को हमेशा हम x से डिनोट करते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति 1 किलोमीटर, धारा को हम y से करते हैं तो 1 किलोमीटर है। अब बोल रहा है क्या है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी इस जो है
इस स्थित स्थान तक नाव खेता और आरंभिक बिंदु तक वापस, मतलब जाता है। तो जब ये बोलेंगे ना नाव की गति और धारा की दिशा और नाव की दिशा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जो है ना वो ऐड हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो हमको पीछे से कोई धक्का दे रहा है तो हम आराम से, मेरा स्पीड और बढ़ता जा रहा है ना, तो ये 5 और +1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जाना कितने दूर है, 24, तो काटेंगे 6 से, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसको जाने में लगता है 4 घंटा। ठीक, 4 घंटा इसको जाने में लगता है। और फिर दूसरा देखेंगे, आना भी है इसको, तो जब वापस आएगा ना तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब नाव की गति में से धारा की गति, क्योंकि धारा तो ये आगे जा रहा है, धारा इसको पीछे धकेल रहा होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5 - 1 कर देंगे। और फिर लेकिन आना कितना है, उतना ही किलोमीटर जितना गया था। सपोज हम जितना जाते हैं उतना ही तो आना है ना अपने वापस बिंदु, तो 24 किलोमीटर ही इसको आना है, लेकिन कितना, धारा की गति -1 हो जाएगा। तो 24/4, 4 × 24, तो टोटल पूछ रहा है यहाँ पे, उसके द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। तो 6 इसका हो जाएगा, 6 और +4 कितना हो जाएगा, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 आंसर, 10 घंटा का समय इसको लगेगा। यही इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, का आंसर था, आप आराम से वहाँ पे कर सकते थे। आइए अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 21 नंबर है कि प्रजनक रिएक्टरों के बारे में निम्न में से कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, A, C, D, E, चारों सही होगा। ठीक, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये चारों सही होगा। 22 क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैनोटेशन। देखिए इसमें इसका मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा डी, अगर मेरे अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम अरेंज करते हैं इसको वर्ड के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, तो एथलीट, फिर आएगा बॉल प्लेयर, फिर आ जाएगा बेसबॉल और फिर फील्ड, तो उस हिसाब से ये। लेकिन इसको हम किसी और भी तरीके से देख सकते हैं। सपोज कि ये सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका फील्डर एक क्षेत्रक रक्षा होगा, फिर बेसबॉल खिलाड़ी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, फिर बॉल प्लेयर और फिर एथलीट, मतलब ये सारे फिर क्या होंगे, एथलीट, तो उस हिसाब से इसका ये भी होगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस वे में पूछा जा रहा है, तो फिलहाल हम इसका आंसर 3 ही लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर क्वेश्चन है, जब आप एकाधिक चरों से प्राप्त परिणाम के मान का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो आप प्रयोग करते हैं किसका, एकाधिक, इसका इंग्लिश वाला पढ़ेंगे क्योंकि इतना हिंदी मुझे नहीं आता। When you try to predict the value of an outcome variable from one or more variables, मतलब एक और एक से ज़्यादा वेरिएबल से आप कुछ प्राप्त करते हैं, you are likely to be using, तो इसका क्या हो जाएगा, तो बाईवेरिएट रिग्रेशन एंड मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है 1 और मोर वेरिएबल से प्राप्त करते हैं, तो 1 और मोर मतलब एक और एक, 2 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अनुसंधान परियोजना को इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे कि समष्टि में से प्रत्येक को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर मिलता है तो अनुसंधान में निहित है क्या, तो इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। जब सबको बराबर आने का अगर चांस रहता है तो उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। 25 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बता रहा है। न्याय सैलोलिज्म हैज़ 3 प्रोपोजिशन, न्याय सैलोलिज्म है 5 टर्म्स, न्याय सैलोलिज्म है 5 प्रोपोजिशन, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, न्याय सैलोलिज्म हैज़ 5 प्रोपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क अ सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया था, तो ये तार, देखते हैं ना तार किसे जाता था, मतलब बिना तार, मतलब टेलीफोन लाइन से नहीं जाता था, ये तार डायरेक्ट जाता था, तो ये इसको तार होगा। फिर दूसरा है कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक डिग्री अनुसंधान इंजीनियरिंग प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया क्रेडिट कितना होता है, ये 6 देता था। मैं इसको आपको पूरा करवा दूंगी कि कौन सा कोर्स आप करोगे तो आपका कितने ईयर का कोर्स में आपको कितना ग्रेडिंग मिलेगा, ये सब मैं आपको करवा दूंगी। आई थिंक मैंने करवाया भी होगा, बट आप लोग को थोड़ा सा वीडियो पुराना हो गया होगा इसलिए नहीं मिल रहा होगा, बट मैं इसको फिर से करवा दूंगी, मेरे पास चार्ट है पूरा। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। दूसरा फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
द फॉलोइंग लिस्ट कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, मतलब जो धीरे धीरे से लेके और सबसे तेज वाले पे करना है। तो देखिए आपको सब, अगर मैं बार बार बोलती हूँ कि अब कुछ नहीं भी पता ना, तो आप इसका आंसर कोई भी एक चीज़ से भी पकड़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फास्ट आपका होता है कैच मेमोरी, अगर कैश नहीं रहे ना तो ये जो रजिस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, उसके बाद आपका कैश मेमोरी होता है। तो रजिस्टर इसमें कहीं भी नहीं है ऑप्शन, तो कैश सबसे ज़्यादा तेज़ होता है सीपीयू, तो सबसे लास्ट में आपका कैश आना चाहिए, क्योंकि आपको नीचे से धीरे से सबसे फास्ट में पूछा है। तो किस वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आप ये देख लो, तो सिर्फ ए में सबसे लास्ट में ए है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू, मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार मीनिंग में से किन के माध्यम से संचार अंतर्गत होता है? तो ए, बी, सी और ई के तरफ से होता है। क्या? तो फिजिकल सेटिंग होता है मस्तिष्क थ्रू मस्तिष्क में, फिर शेयर्ड बिलीफ्स होता है, और फिर होता है आपका वैल्यूज़ होता है, और नॉइज़ मैनिपुलेशन नहीं होता है, कंटेक्स्ट होता है, मतलब भौतिक विन्यास होता है, साझी धारणाएं, मूल्य होता है, शोर का हेरफेर नहीं होता है, संदर्भ होता है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब डिविजन्स ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित अचेतन स्मृति मेमोरी के उपभाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और ई। ए हो जाएगा प्राइमिंग होता है, फिर शास्त्रीय अनुबंधन प्रभाव, और ई में कार्यविधिक स्मृति होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित की अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। किस किस की अनुशंसाओं को? तो भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ना, पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था। ठीक, और दूसरा आपका जो था वो 56 से 61 हो जाएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका 56 से 61 तक था, तो उस हिसाब से। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तो आपका 1948 में ही आ गया था, 1948 में ही आया था, तो ये तो हो नहीं सकता है। भारतीय भाषा आयोग 1955-56 में बना था, तो ये तो होगा ही होगा, बीजी खेरजी के अध्यक्ष थे। फिर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ये भी था, और फिर आपका नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति ये भी शायद था, हाँ ये भी था। और तीसरा जो है आपका कि त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, ये उसमें नहीं था। 3 साल वाला जो डिग्री पाठ्यक्रम था ना, ये आपका 1986 में या नहीं, ये कोठारी आयोग में आया था शायद, 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, या फिर 1986 वाले में आया था, जो राजीव गांधी जी ने लाया था। 10+2 था, 2 साल वाला इंटर, और उसके बाद फिर 3 साल वाला आपका ग्रेजुएशन। अब जो है आपका 4 साल वाला हो गया, जो नई शिक्षा नीति आई है, NEP कस्तूरी रंगन जो समिति की सिफारिश पर जो आई है, तो वो आपका 4 साल वाला हो गया ग्रेजुएशन। ये 3 साल वाला पूछ रहा है, तो ये पहले का हो जाएगा। तो आपका आंसर बी, सी और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर है कि कंप्यूटर मेमोरी आकार के बारे में ए, डी के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल सी सही है, बाकी सब गलत है। ये सब जो है, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है आपका। 3500 KB 2 GB से छोटा होता है, ये सही है, बाकी सारा गलत है। पूछ रहा है 25 KB 100 MB से बड़ा होता है, तो देखिए 25 KB, 1 KB कितना होता है? 1024 1 KB होता है ना, 1 KB 1 MB सॉरी, 1 MB में 1024 KB होता है, और यहाँ पे 100 AB बोल रहा था, ये कैसे बड़ा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि छोटा हो जाएगा। ऐसे करके आपको सबका देख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई भी घोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, बोल रहा है लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नो हॉर्स आर फेलिन। या क्या पूछ रहा है कि नो हॉर्स, सॉरी यहाँ पे बनाते हैं, नो हॉर्स आर फेलिन, मतलब इसका और इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये पूछ रहा है कि नो, तो इसका स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा जो इसको सही कहेगा? तो नो फेलिन्स आर हॉर्स। ऑब्वियसली अगर कोई घोड़ा जो है वो मेरा विडाल नहीं है, तो कोई भी विडाल मेरा घोड़ा नहीं होगा, तो आंसर पहला ही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव इन मीडिया क्वालिटी फोकसेज ऑन, मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित होती है? तो ए, सी, डी और ई, इसका चारों आंसर हो जाएगा।
उसकी इवैल्यूएशन पे, ऑडियंस कंट्रोल पे, सॉरी ऑडियंस कंट्रोल नहीं होगा, बाकी इवैल्यूएशन होगा, मॉनिटरिंग होगा, एजुकेशन होगा, फीडबैक होगा। ठीक, मीडिया जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, बाकी वो अपना सब कर सकती है, इवैल्यूएशन करती है, फीडबैक लेती है, मॉनिटरिंग करती है और एजुकेशन सब भी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव प्रोवाइड्स डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी एकेडमिक संस्थानों में एवं R&D संगठनों, R&D बोलते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को R&D बोलते हैं, संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल संबंधी डाटाबेस को उपलब्ध कराती है। तो ई विद्वान हो जाएगा जो इन सारी चीज़ों का डाटाबेस उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर ए और बी सही हो। वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति पर लागू नहीं हो सकती है, ये सही है। और सत्य की संकल्पना एकल प्रतिज्ञप्तियों पर लागू हो सकती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो ये 1948 में आया था आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो राधा कृष्ण कमेटी गठित हुआ था। मुझे इसमें लिखने भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं। इसका 1948 में आया था ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये सब बहुत पहले आ गया था, ये उसके बाद आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है किंतु इसमें आप अभ्यास में सुधार कर सकते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मेटाकॉग्निशन बोलते हैं इसको, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये इंग्लिश में ही आप बना सकते हैं, हालांकि इसमें हिंदी में भी नाम इंग्लिश वाला ही लिया है। जैसे नेफ्रोटॉक्सिन, नेफ्रोटॉक्सिन क्या होता है, तो ये वृक्क, किडनी वाला, किडनी से संबंधित जो चीज़ होता है उसको नेफ्रोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक, हेमेटोटॉक्सिन किसको बोलते हैं, तो जो रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित होता है, इसको हेमेटोटॉक्सिन बोलते हैं। फिर पल्मोनोटॉक्सिक किसको बोलते हैं, ये फेफड़े से रिलेटेड जो बीमारी होता है। और हेपाटॉक्सिन बोलते हैं जो लीवर से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्स वाला। ये भी मैंने जब आपको बताया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, उसमें पहला ही टॉपिक मैंने आपको बताया था MDG और SDG। अगर आपने वहाँ से भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली ये चीज़ आप कर सकते होंगे। गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या था, तो 8 था। गोल्स क्या था, 8 था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का था 8 गोल रखने थे। फिर सहस्त्राब्दी विकास गोल्स में लक्ष्य टारगेट कितना था, तो आपका था 21 लक्ष्य टारगेट, 21। हाँ, टारगेट इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये बोल रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का क्या टारगेट, तो 21 था। और गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या था, 17। और टारगेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या था, तो आपका ये हो जाएगा 169। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है 40 नंबर की, निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सी, बी और डी। आपका रिसर्च का क्वेश्चन है कि अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला जो हाइपोथेसिस था वो आपको इसमें पढ़ना था और ये रिसर्च से है रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, बी और डी। सबसे पहले आपका आएगा रिवीजन ऑफ थ्योरी, फिर आता है फाइंडिंग्स, फिर आता है बी हाइपोथेसिस कंफर्म्ड और रिजेक्टेड, और फिर आता है डेटा कलेक्शन। से इसका आंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की, सूची को मिलाना है, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। इसका आंसर आपका आ जाएगा 3 नंबर। मुक्त वाणिज्य और संचार, ये आपका कार्ल मार्क्स का है। अर्थशास्त्र में संचार आपका आ जाएगा एडम स्मिथ। और संचार वाहिका के रूप में भाषा आ जाएगा एल्फ्रेड मार्शल। और संचार की लाइनें जॉन लॉक का है। देखिए ये वाला मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट आंसर नहीं है तो उस हिसाब से हम इसको 3 मान रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है इसका आंसर। देखा जाए तो हम लगा रहे हैं कि ठीक है चलो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो एडम स्मिथ को मानते हैं और उस हिसाब से हम सारे को मिला रहे हैं, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है
निम्नलिखित अनुसंधान संगठनों में के उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही का चिन्ह करना। तो ये इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, इस वजह से मैं देख के आपको इसका बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसको आपको बताना था कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो आपको इसमें से मिलाना, जैसे इधर जो चीज़ फॉलो कर रहा है ना रूल, वही इधर फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए एफ के बाद जी एच को छोड़ के आई आ रहा है, फिर वैसे ही करके इसको मिला आई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एफ, डी के बाद भी वही सेम सिचुएशन आ रहा है, डी ई एफ दो को छोड़ के जी आ गया, तो वैसे ही इसको, फिर आई के बाद जे के एल एम चार को छोड़ के फिर एन आया, तो वैसे ही जी एच आई जे के छोड़ के एल आ गया, तो वैसे ही मिलाना। तो फाइंड्स के इससे मिलाएंगे उस हिसाब से ए का आंसर केवल इसमें आ रहा है 2, बाकी उसी चीज़ को फॉलो कर लेगा। ठीक, फिर है आधार 4 संख्या 30 13 के समतुल्य आधार 10 संख्या कौन सी है? तो 199 है, इसको मैं सोल्व करके बता दूंगी। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये आपका जो बाइनरी डिजिट वाला क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आपका आता है पैसेज। तो पैसेज बहुत ही आसान था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इसमें 40 का गादान से तो जो उपयुक्त शीर्षक है वो आपका समग्र स्वास्थ्य देखभाल है, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर का है, क्योंकि इसमें सारी चिकित्सा के बारे में बात की गई। यूनानी भी है, जो मतलब जो एलोपैथी है उसके बारे में भी है, प्राचीन उसके भी बारे में है, तो यही हो जाएगा। 47 है कि विश्व के अनेक देशों में चिकित्सीय बहुलवाद सामान्य है क्योंकि चिकित्सा की कोई भी एक पद्धति सभी स्वास्थ्य सरोकारों को अकेले निवारण नहीं कर सकती। मतलब अगर हम सिर्फ आयुर्वेद से दिखाएं तो भी हमारा जरूरी नहीं कि सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर सपोज किसी का पैर टूट गया है, वो आयुर्वेद की दवा करने से तो पैर नहीं ठीक हो जाएगा, उसके लिए उसको प्लास्टर करवाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आ जाता है। तो वही चीज़ कर रहा है कि कोई भी एक जैसा नहीं होगा, किसी भी एक दवा खा के हम ठीक नहीं हो सकते, हमको सबका मिक्स करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन से गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है पूछ रहा है, गलत कौन सा है? तो ये आपका सी और डी गलत हो जाएगा। क्या? तो आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान उसके पूर्ववर्ती है, नहीं। और प्रत्येक पद्धति का तत्वतः समान दर्शन है, ये भी गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो जामनगर। ये इसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर जामनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत किसी भी रूप में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करता है? तो वह है लगभग 80%। जो कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं वो है 80%, इसके अकॉर्डिंग है। तो ये था आपका टोटल आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर नहीं बोलेंगे, 18 जून का जो आपका पेपर हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया, उसका पेपर 1 का पूरा सिलेबस क्या बोलते हैं इसका ऑल क्वेश्चन डिस्कशन था। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसका सॉल्यूशन दे पाऊँ, आपका जो भी क्वेरी होगा उसका, और बोलिएगा तो मैं इसका जो भी मैथ्स है या फिर जो DI है वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई। तो टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइब है तो प्लीज़ लाइक कर दे।